हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और रमज़ान की तैयारियों में खूब ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। मैं भी रमज़ान के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़। तो सबसे पहले हमारी ये बहुत ही मज़ेदार आलू की रेसिपी है। अब इसका नाम मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो आप देख लीजिएगा आप क्या इसका नाम देना चाहेंगे। लेकिन ये वाकई जितनी खूबसूरत लग रही है ना देखने में, उससे ज़्यादा कहीं खाने में मज़ेदार है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने किस तरह तैयार किया है। तो आलू से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो यहाँ पर उबले हुए मैंने 6-7 आलू ले लिए हैं। आपकी जैसी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसे बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। सारे ही आलूओं को हमने कद्दूकस कर लेना है, क्योंकि इसमें बीच में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से सारे आलूओं को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो आलू यहाँ पर हमारे सारे कद्दूकस हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, इसको हमने बारीक काट लेना है। हरे धनिया को बारीक काट करके हम साइड रख देंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले। तो मैंने डाला है नमक, और साथ में डाला है काली मिर्च पाउडर यानी कि 1/4 टीस्पून डाला है। ज़ीरा पाउडर भी 1/4 टीस्पून डाला है। कुटी मिर्च डाली है मैंने, चिली फ्लेक्स इसको बोलते हैं, वो भी 1/4 टीस्पून डाला है। साथ ही हमने डाल दिया इसमें चीज़ डाली मैंने 1 कटोरी, और 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्न स्टार्च। और बस यही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। साथ में हमने जो हरा धनिया काट के रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा करीब 1 चम्मच हम डालेंगे चावल का आटा, जिससे कि काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची सा बनेगा और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। तो बस सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम दिखाएंगे हमने इसको शेप किस तरह दी है, और आगे हमने इसके बीच में क्या फिलिंग भरी है जिससे कि इतना खूबसूरत लगा है। और इसके साथ साथ हम और क्या क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जितनी भी आलू का मिक्सचर था ना, ये अच्छे से मिक्स हो गया। आपने इसको अच्छे से गूंद करके तैयार करना है, जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसे गूंद कर हम साइड रख देते हैं, और ऑयल को हम गर्म होने के लिए रखते हैं। जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक हम इसको शेप देंगे। तो हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब हमने हाथों को ग्रीस कर लेना है थोड़े से ऑयल से, जिससे कि आलू हमारे हाथों पर चिपके नहीं। अब छोटी छोटी सी हमने लोई लेनी है, जैसे नींबू का शेप होता है ना, बस उतने बड़ा हमने लेना है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं हाथों से इसे मल करके बना रही हूँ, उस तरह से आपने करना है। फिर एक फिंगर की मदद से आपने इसको प्रेस करके इस तरह होल्ड कर देना। बस इसी तरह हम फटाफट से सारे बना लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको कढ़ाई में ऑयल गर्म करते हुए दिखाया है, लेकिन अगर आपको फ्रीज़ करना है तो इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसे फ्राई कर लेना है, जितने भी हमने पोटैटो के बनाए हैं। और ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ भी फिलिंग जो हमने करी है ना, कोई ऐसी नहीं है, कुछ आपको कुछ भी नहीं बनाना, बहुत सिंपल सा है। तो बस इसे जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। तो धीरे से स्पून से हमने उठाकर देखा है, और ये देखिए काफ़ी कलर चेंज हो गया है। इसे हम पलट लेंगे, जिससे कि दोनों साइड जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत आसान है। अगर आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके भी रखेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा सा रहेगा। और ये देखिए आसानी से आपने इसको फ्राई करना है जब रमज़ान में ज़रूरत हो, और इस तरह से आप निकाल देंगे। तो चलिए मैं सारी ही फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ना हमने ये अच्छा सा इसको अरेंज कर लिया, सारे ही फ्राई कर दिए थे। और आप जितने ज़्यादा या कम चाहें आप उस हिसाब से फ्राई कर लें। अब मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखिए, ये हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग है। आप इससे बीच में जो हमने फिंगर से इसको शेप दी थी, उसके बीच में आप ये हनी मस्टर्ड जो ड्रेसिंग है इसको आप फिल कर देंगे। ये आपके पास ज़रूरी नहीं है आप यही लगाएं, कुछ और आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए डिप तो हमें चाहिए ही होती है, तो जो है 2 इन 1 जैसा हो जाता है कि आपने जो डिप है वो डायरेक्ट उसमें लगा दी। तो आप अपनी मनपसंद डिप बना करके भी इस तरह से किसी पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से फिल कर सकते हैं। बहुत सुंदर भी लगता है, और यकीन करें खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है, और बस बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये ऊपर से आप चाहें तो पेरी पेरी पाउडर भी इस पर छिड़क सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने तो थोड़ा सा डाला था, जिससे कि इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसका टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया था। तो चलिए बस ये हमारी पहली रेसिपी हो गई। अब हम अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगली रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट आपसे कर देती हूँ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, शायद उनके काम आ जाए। तो चलिए अब अगली रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है, ये इससे बहुत ढेर सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे कि समोसा वगैरह हम बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि जो ये समोसा पट्टी आती है ना और स्प्रिंग रोल आते हैं, ये इसी तरह बनते हैं जैसे कि मैं आपको बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आप चाहें तो पूरा मैदा ही इस्तेमाल करें या फिर आप थोड़ा बहुत आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट से लाएंगे तो आपको सिर्फ मैदे की मिलेगी। घर पर आप हेल्दी बना सकते हैं इसको थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मैदे से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में भी मैदे के साथ बनाई जाती है। तो नमक डाल करके इस आधा किलो मैदे में मैंने इसको नरम गूंद लिया है। बहुत नरम गूंदना है, जिससे कि हम जब बेलें ना तो एकदम बढ़िया से हमारे जो स्प्रिंग रोल शीट है या समोसा पट्टी शीट है ये एकदम अच्छे से गूंदे। आप देख सकते हैं, बस इतना आपने इसको नरम करना है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है मैदा, इसलिए भी आपको थोड़ा ज़्यादा नरम लग रहा है। बस इतना होना चाहिए कि आप आराम से हैंडल कर लें। तो बस अब हमने छोटी छोटी गोलियां बनानी, बिल्कुल नींबू के साइज़ का आपने पेड़ा लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसके पेड़े बना लेती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए इतना बड़ा हमने इसका पेड़ा बनाया है। अब मैंने कुछ पेड़े बनाए हैं और फ़ौरन ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी। अब चाहें तो आप इसको इस तरह से हाथ से दबा कर बड़ा कर लें, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। अब हमने इसको डायरेक्ट ही इस तरह से मैं छोटी छोटी सी बेल रही हूँ। बहुत आपने शुरू में पतला नहीं बेलना, ये ख़ुद बहुत पतली और बहुत अच्छी बनेगी, आप देखिएगा। तो बस जल्दी जल्दी सारी ही यहाँ पर मैं बेल चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, एक कटोरी में ऑयल लिया था और थोड़ा थोड़ा ऑयल हम हर एक जो हमने रोटी बेली उस पर लगाएंगे और ऊपर से हम छिड़क देंगे मैदा। अब दूसरी रोटी पर भी हम इसी तरह ऑयल लगाएंगे, क्योंकि हमने हर एक रोटी पर ऑयल लगाना है। और फिर इस पर भी मैदा डस्ट कर देंगे। अब जिस साइड हमने ऑयल लगाया था ना, दोनों साइड जहाँ पर ऑयल लगा हुआ है उसे हमने मिला देना है। अब ऊपर से डस्ट करना है हमने मैदा, और फिर देखिए यहाँ ऑयल लगा रहे हैं ना, इसी को हम पलट देंगे दूसरी साइड। तो बस इसी तरह से हमने 3 या 4 रोटियां इकट्ठी बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे पहली मैंने 3 बनाई है और दूसरे में भी मैं 4 कर लूँगी। इसी तरह मैंने काफ़ी सारी रोटियां बना ली थी और इनको एक साइड करके कपड़े से ढक कर रख दिया था, जिससे कि इस पर पपड़ी ना आए। तो मैं आपको कुछ बना कर दिखा देती हूँ, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप अच्छे से बना कर रख लें। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जब हम इसको अलग करते हैं ना तो थोड़ा सा हाथ को गर्म लगता है, तो वो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फ्लेम का भी मैं पूरा बताऊँगी किस तरह से आपने फ्लेम रखनी है, जिससे कि ये एकदम परफेक्ट बने और एकदम नरम और बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर मैंने 3 एक साथ मिला कर 4 पेड़े, किसी में 3 पेड़े, अब आप देख लीजिएगा आप किस तरह हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मैदा डस्ट करके बेल लिया है। अब ये एक बड़ा भारी तवा था डोसे वाला, तो मैंने यहाँ पर ये रोटी डाल दी है। अच्छा, रोटी बेलने के बाद अगर आप चाहें तो हल्का सा हाथ से जैसे बढ़ाते हैं ना, वो बढ़ा लें। तो यहाँ पर फ़ौरन, अच्छा फ्लेम मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल मीडियम रखनी है, ना तो तवा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होना चाहिए कि आपने रोटी डाली और फ़ौरन ही उस पर निशान आ गया, और ना ही बिल्कुल लो हो कि भाई आप खींच रहे हैं रोटी अलग ही नहीं हो रही। तो मीडियम फ्लेम रखें। और ये देखिए जैसे ही आप डालेंगे फ़ौरन ही पलट देंगे, फिर जैसे आप दूसरी बार उसको पलटेंगे ना तो फ़ौरन रोटी तैयार हो जाएगी। देखिए अब दिखाती हूँ। तो ये हमने डाली और फ़ौरन ही हमने इसको करीब 30 सेकंड में हमने पलट दी थी। फिर दोबारा 30 सेकंड में पलटी और ये देखिए कितनी आसानी से उतर गई। अब दोबारा से पलटेंगे, नीचे वाली साइड वाली रोटी फिर हम खींच देंगे। अगर आपके हाथ से नहीं हो रहा है ना, तो आप कोई चिमटा या छुरी की मदद से हल्का सा ऐसे ऊपर करेंगे ना, तो ये आराम से उतर जाएगी। तो मैंने तो हाथ से उतारा था, मुझे बाद में याद आया कि मैं आपको छुरी से निकाल कर दिखा देती तो वो आपको आसान रहता। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी बनाएंगे तो ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए, और आप देखिएगा कितनी, ये देखिए हाथ एकदम आर पार नज़र आ रहा है। तो देखा आपने कितने आसानी से और कितनी ढेर सारी ये बन जाती हैं। जैसे ही आप बनाते जाएँ ना, फ़ौरन आप इसको कॉटन के कपड़े में लपेट कर रख दें, नहीं तो पतली पतली सूख जाएंगी। अब अगर आपने स्प्रिंग रोल बनाना है तो आप इन्हें ऐसे ही यूज़ कर लें, और अगर आपने समोसा पट्टी बनानी तो इस तरह से आप काट लें और लंबी लंबी पट्टियाँ बना लें, ये आप पर डिपेंड करता है। और इसी तरह आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तो ये तो हो गई हमारी समोसा पट्टी रोल। अब हम बनाएंगे कैल्ज़ोन।
तो वैसे तो कैल्ज़ोन मैदे से बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर झटपट हमें काम करना होता है ना, तो हमने जो है ना इसे ब्रेड से बनाया है। आप चाहें तो मैदे के भी बनाकर आप उसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, एकदम बढ़िया निकलेंगे। तो आप चाहें ब्रेड का बनाएं या आप मैदे का बनाएं, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से बना लें। बस ये है कि मैदे में आपने थोड़ा सा ख़मीर डाल के उसको गूँदना होगा, और थोड़ा सा नमक और ऑयल वगैरह, ठीक है। तो बस आप उस तरह से मैदा डालें, मैदा गूँधें और ख़मीर बना करके आप बना लें। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ ब्रेड कैल्ज़ोन। तो ब्रेड कैल्ज़ोन में जो भी हम भरेंगे वही मैदा के कैल्ज़ोन में भरा जाएगा। शेप आपने कैल्ज़ोन वाली ही देनी है। आप जानते हैं कि कैल्ज़ोन की शेप किस तरह की होती है, जैसे कि मैं अभी ब्रेड की बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने ब्रेड कैल्ज़ोन बनाने का सारे ही इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स रखे हैं, ब्रेड रखे हैं, और मैंने स्वीट कॉर्न, प्याज, आप चाहें तो शिमला मिर्च वगैरह भी रख सकते हैं, थोड़ी चीज़ और ऑरिगेनो नहीं है, ये पिज़्ज़ा मिक्स रखा है, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है मैंने वो यूज़ किया है, और साथ में डाली है मैंने कुटी हुई मिर्च और नमक। तो यहाँ पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ ज़बानी। अब ये प्याज जो मैंने करी है वो थोड़ा रफली चॉप कर लिया, आप शिमला मिर्च वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो इंग्रेडिएंट्स थे। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो जल्दी से आपको रेसिपी बता देते हैं। अच्छा, रेसिपी बताने से पहले मैं क्वांटिटी आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 कटोरी तो मैंने चीज़ लिया था। स्वीट कॉर्न भी आप देख सकते हैं 1 कटोरी है, प्याज आधा कटोरी है, यहीं पर चिली फ्लेक्स 1 चम्मच लिया था, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया था, और यहीं पर 2 चम्मच के बराबर मैंने लिया था पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग। मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड से बना रही हूँ, इसमें ब्रेड क्रम्ब ज़रूर चाहिए होते हैं। मैदे का अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ब्रेड क्रम्ब्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। दोनों का एक साथ बता रही हूँ, तो आप जो चाहें बना लें। अब यहाँ पर स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं, सबसे पहले इसमें प्याज डाल देना है, और सारे ही इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चीज़ भी इसी में चला गया, और अब इसी में हम सीजनिंग और चिली फ्लेक्स वगैरह सभी इसमें डाल देंगे, जैसे मैंने आपको बताया ही है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं और उनका शोर आ रहा है तो खैर, ये रमज़ान की जो हम प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, उसका मकसद बस यही होता है कि अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके रख देते हैं तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। और रमज़ान में इबादत के लिए तो ढेर सारा टाइम चाहिए होता है, जितना भी आप इबादत कर लें कम है। तो बस अब यहाँ पर मैंने ब्रेड लिए हैं, एक पतीले में पानी गर्म करके, और इस छलनी पर हमने ये ब्रेड रख लेना है। ये करने का ना सिर्फ एक मकसद है कि जो ब्रेड हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो ये समझे कि ये आधा मिनट भी हमने इसको भाप नहीं दी होगी, बस 30 सेकंड समझ लें आप। तो इससे क्या होता है कि ना ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेश ताज़ी ताज़ी बिल्कुल ही समझें कि आपको मिल रही है तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसे 7-8 घंटे बाद ही कई बार मिलती है, ऐसे ही होता है, इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो थोड़ा सा ना इतना सॉफ्ट नहीं रहती कि आप बेलो तो वो अच्छी तरह फैल जाए। जब इस तरह कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से फैल जाती है। तो यहाँ पर कैमरा मेरा थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया था, तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं इसके जो है ना किनारे काट रही हूँ, और इसको हमने अच्छे से बेल दिया था। तो ये देखिए कितनी पतली पतली सी शीट्स बन गई हैं, और ये थोड़ा साइज़ में बड़ा हो गया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने ये मिक्सचर बना के रखा था ना, इसमें हमने क्रीम चीज़ डालनी है, क्योंकि कैल्ज़ोन में क्रीम चीज़ तो होती है ना, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मैंने थोड़ी सी कम डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें, उससे और भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस अब हम एक एक ब्रेड उठाते जाएंगे और इसके बीच में हम भरते जाएंगे। साइड में थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो क्या होगा कि फिर अच्छे से सील नहीं होता है। तो बस हमने हल्का हल्का पानी किनारों पर लगाना है, आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, और बस इसको हम चारों तरफ से सील कर देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, और बस ये देखिए इस तरह से आपने प्रेस करना है, बहुत इजीली ये जो है ना बिल्कुल अच्छे से सील हो जाता है। और सारे ही हम कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे ब्रेड कैल्ज़ोन इस तरह से तैयार हो गए। अभी ये आधा है, आधा तैयार हुआ है। चलिए अभी हम पूरा तैयार करते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि इसे फ्रीज़र में कब और कैसे स्टोर करना है। अब हमने बनानी है कॉर्नस्टार्च की स्लरी। तो इसके लिए मैंने कुछ 4-5 चम्मच, या जितनी आपको ज़रूरत हो, अगर आप ज़्यादा ब्रेड कैल्ज़ोन बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसका हम पतला सा घोल बना लेंगे, पतला सा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसका हम घोल तैयार कर लेंगे।
और इससे हम बनाएंगे अपना अच्छा सा ब्रेड कैल्ज़ोन। और मैंने आपको दिखाया ही है कि ब्रेड क्रम्स भी चाहिए होते हैं, तो ब्रेड क्रम्स भी, हाँ, रमज़ान में आप ब्रेड क्रम्स भी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत आसान होते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने। आपने 2-4 ब्रेड जितने भी बनाने हैं उनको अच्छे से, और ख़ास तौर से ऊपर नीचे के जो हार्ड होते हैं ना, उनको अगर आप कर लेंगे तो वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, तो यहाँ यूज़ हो जाते हैं। तो आपने उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में कर देना है और फिर जो है ना तवे पर उसको थोड़ा सा सुखा लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कैल्ज़ोन तैयार किए थे उसे हमने घोल में डिप करा है, फिर हमने ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर देना है, और बस इसी तरह से हम सारे कर देंगे। और इस स्टेज के बाद आपने एक बड़ी ट्रे में फैला करके इसे आधा घंटा के लिए फ्रीज़र में डालना है, और उसके बाद आपने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल देना है, क्योंकि फिर ये चिपकेंगे नहीं। अगर आप खुला खुला इसको पहले फैला के फ्रीज़र में आधा घंटा रख देंगे ना, फिर अगर आप इसको फिर कैसे भी करके ज़िप लॉक बैग में भी डालेंगे तो चिपकेंगे नहीं। बस जब ये आपको फ्राई करना हो तो आप इसे फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ पर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अभी मैंने स्टोर नहीं किए थे, तो ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें। और अगर आप बना रहे हैं मैदा के तो आपने फ़ौरन ही उसको बेक कर देना है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से उनको फ्रीज़र में स्टोर नहीं किया है, तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी कि जो मैदा के हैं आप उनको जो है ना फ्रीज़र में स्टोर करें, क्योंकि वो अगर आप कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से जो है, जो उसकी क्वालिटी है वो वैसी रह पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे से ब्रेड कैल्ज़ोन तैयार हो गए। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची बने थे। वही देखिए, अगर आप ज़्यादा क्रीम चीज़ डालेंगे ना तो अंदर तक क्रीमी क्रीमी सा रहेगा। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये जो मज़ेदार रेसिपी है ये भी हमने ब्रेड और स्वीट कॉर्न से बनाई है। वेजिटेबल्स आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्वीट कॉर्न ही आप यूज़ करें। तो ये चलिए हम देखते हैं हमने किस तरह से ये रेसिपी बनाई है। तो ये इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर चीज़ है, ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, और साथ में हमने स्वीट कॉर्न लिया है। जैसे मैंने आपको कहा है आप इसमें बेल पेपर डाल सकते हैं और प्याज वगैरह डाल सकते हैं, और ब्रेड्स तो चाहिए ही चाहिए। साथ हमने लिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6-7 ब्रेड लिए हैं। आपको जितनी ज़्यादा या कम क्वांटिटी में बना करके स्टोर करना है आप उस हिसाब से वेजिटेबल्स, ब्रेड्स वगैरह, स्पाइसेस उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही ले रही हूँ। चिली फ्लेक्स मैंने आधा चम्मच लिए होंगे, और इसी तरह जो ऑरिगेनो है ये भी मैंने 1 चम्मच लिया होगा, और जो चीज़ है वो मैंने आधा कटोरी लिया है। तो चलिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रेड का काटना है। तो आप कोई भी कटर ले सकते हैं, मेरे पास कटर नहीं था, मैंने ये स्टील का कटोरा लिया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहा है। बिल्कुल हमारे जो ब्रेड्स हैं वो अच्छे से कट गए, हल्का हल्का जो किनारे हैं वो थोड़े से रह गए, तो आप चाहे उन्हें बिल्कुल हटा दें और चाहे आप उनके साथ ही इस्तेमाल कर लें। तो बची हुई जो साइड्स की ब्रेड होगी आप उसको ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें मिक्सी में चला करके आप आराम से थोड़ा सा आप उसको तवे पर रोस्ट कर दें। उससे क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि महीना भर भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रखा जा सकता है वो। तो यहाँ हमने सारे ही ब्रेड्स काट लिए थे, और यहीं पर हमने ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेना है। तो चलिए हम इसे इस प्लेट में ही मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो आप कोई बड़ा खुला बर्तन भी ले सकते हैं। और जो मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है ना, थोड़ा सा कम है, आप चाहें ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ब्रेड्स लिए हैं वो भी थोड़े कम ही लिए हैं। तो चलिए बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ जैसे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है ना, आप इसमें तंदूरी मेयो या कुछ भी इस तरह का भी डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस है उससे इसका टेस्ट डिफरेंट आएगा, और अगर आप तंदूरी मेयो वगैरह डाल रहे हैं तो उससे इसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। तो बस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही प्रोसेस करना है कि किनारे जो है ना हमने हल्के हल्के पानी से गीले कर लेना है, जिससे कि जो ब्रेड है वो आराम से सील हो जाए। तो मैंने दोनों ही जो ब्रेड एक साथ हम यूज़ करेंगे उनको इस तरह से हमने साइड हल्की हल्की पानी में भिगो करके उनको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो ब्रेड अच्छे से तैयार हो जाए तो आपने जो है ना दबा करके किनारों का ना जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। और बस अब हमने ना ये अच्छे से भरना है बीच में, जो भी मिक्सचर है वो आप भर लें बीच में।
इस तरह से। अच्छा, जो ये मैं बना रही हूँ इसका टेस्ट बहुत लगभग पिज़्ज़ा वाला आएगा, क्योंकि हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स वही डाले हैं। पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग समझें, चिली फ्लेक्स डालें, और मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया है, चीज़ डाल दी है, तो वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो लगभग वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। तो हमने इस तरह से सील करके आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैं जितनी भी ज़्यादा चीज़ें बता रही हूँ ना, मैं अभी फ्राई वाली ही बता रही हूँ, क्योंकि स्टोर करके जो हम रखेंगे ना वो फ्राई वाली ही रख सकते हैं। तो वही ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बाद में फ्राई करेंगे तो इजीली आराम से यूज़ हो सकती हैं, वरना बेक करने वाली चीज़ें तो आप, मुझे नहीं लगता, अगर आपको पता है कि रख सकते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो दूसरा भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फ्लेम थोड़ी सी हाई हो गई थी तो डार्क हो चुका था, तो आप जो फ्लेम है उसका बड़ा ख्याल करिएगा। तो बस ये देखिए अच्छे से हमारे तैयार हो चुके हैं, और इसको हम बीच से कट लगा चुके हैं, और ये देखिए बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट है इसका। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान। तो इसे सर्व करते हैं, और इसे सर्व करने के लिए आप कोई भी डिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपल दही पुदीने वाली चटनी, जो धनिया पुदीने की चटनी होती है, दही मिलाकर मैं उसके साथ इसे सर्व कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, और आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और ये आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी अगर देते ना, तो वो तो बहुत शौकीन हो जाने वाले हैं इस रेसिपी की। तो ये है पटैटो स्टिक्स। तो पटैटो स्टिक्स बनाने के लिए ना, यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं, करीब आधा किलो होंगे या उससे थोड़े से ज़्यादा। तो अच्छे से उबाल लेना है, और इनको ना हम कद्दूकस करेंगे, मैशर से हम मैश नहीं करेंगे, क्योंकि पटैटो मैशर से अगर आप मैश करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं। तो अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपने ना मोटे वाले कद्दूकस से नहीं करना, बारीक वाले कद्दूकस से करना है, क्योंकि एकदम स्मूथ सा पेस्ट समझें कि बन जाएगा जब हम मसाले वगैरह इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने सारे ही जो आलू है उन्हें कद्दूकस कर लिया। अब हल्के लच्छे से जो है ना, जब हम मिक्स करेंगे सारी चीज़ें तो वो स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कॉर्न स्टार्च डाल दिया है, लगभग आधा कटोरी मैंने कॉर्न स्टार्च डाला है। साथ ही इसमें डालेंगे पेरी पेरी पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच ही हमने इसमें मिक्स हर्ब डाल दिया है, और नमक डाला है 1 चम्मच। बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और एक अच्छा सा स्मूथ सा ये पेस्ट बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि हमने जो आलू उबाल करके कद्दूकस किया था, और जब सारा मिक्स हमने किया है ना, तो जो भी थोड़ा बहुत बारीक रह गया था ना, वो भी अच्छे से पेस्ट बन गया। अब मैंने यहाँ पर लिया है बटर पेपर, और इस पर हमने ना डस्ट कर लेना है थोड़ा सा मैदा। और जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे, और इस तरह से हम इसको गोला बना लेंगे। हमने 2 बार करना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो फिर उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो ये बटर पेपर पे हम अच्छे से मैदा डस्ट करके, एक जैसे रोटी होती है ना उसी तरह से हमने बेलना है। लेकिन हमने क्या करना है, बटर पेपर को ऊपर नीचे कर देना है, जिससे कि ये चिपके नहीं, क्योंकि जो ये आलू का मिक्सचर है ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो अब आप ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको बेल लेना है और चपाती की तरह बना लेना है। और इसकी थिकनेस करीब आधे से 1 इंच तक आप रख सकते हैं। बहुत अच्छी सी ये स्टिक्स बनेंगी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि खोल करके मैंने यहाँ पर देखा है कितनी अच्छी सी रोटी तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा और पतला हो जाए, तो बहुत हल्के हाथों से मैंने इसको थोड़ा सा और बेल लिया है। और बस ये देखिए कितना अच्छे से, बहुत आराम से तैयार हो जाती हैं, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि या तो आप आधा इंच इसका मोटाई रखें, या फिर 1 इंच। इससे ज़्यादा आप मोटा ना रखें और ना ही इससे बारीक करें। अब हमने इस तरह से छुरी की मदद से स्टिक्स काट लेनी है। चाहे तो आप ज़्यादा बड़ी बड़ी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको मीडियम ही रखूँगी। तो मैंने इस रोटी को 4 हिस्सों में काट लेना है, और फिर उसकी हम स्टिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं स्टिक्स बना रही हूँ। अब जैसे कि हमने मेक एंड फ्रीज़ का ये वीडियो बनाया है, तो इस टाइम पर आप जैसे स्टिक्स काटेंगे ना, तो इसी को अच्छे से आप ट्रे में अलग अलग करके फैला लें, और उसको आधे घंटे तक फ्रीज़ कर दें। जब वो थोड़ा सा टाइट हो जाए, तो फिर आप किसी भी ज़िपलॉक बैग में इसको पैक करके रख दें। बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। और
आप ये देखिए यहाँ पर हमारी सारी स्टिक तैयार हो गई। तो मैंने तो फ्रीज़ जो करना था वो मैंने पहले ही कर लिया था, और ये वीडियो थोड़ी बहुत रह गई थी तो मैंने शूट कर ली थी और मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर देती हूँ इसको, और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप जब इसे फ्राई करें और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और चटपटा हो, तो आप थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर और कोई भी मसाला मिक्स डाल के किसी एनवलप में इसको अच्छे से शेक कर दें, तो ये और भी मज़े के बन जाते हैं। और फिर किसी भी आप अच्छी सी डिप के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी ये रेसिपी। और सारी ही वेजिटेरियन मैंने रेसिपीज़ जो है अभी आपके साथ शेयर करी है। इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि आइंदा आगे से मैं नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ भी रमज़ान के हवाले से शेयर करूँ। तो ये देखिए, चलिए अब हम दूसरी जो हमारी रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम बना रहे हैं टॉर्टिला रेसिपी। तो टॉर्टिला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आपको जितनी भी ज़्यादा या कम बनानी है उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था, करीब 1 चम्मच। और इसको हमने थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा पानी लेकर के इसको हमने गूँध लेना है। गुनगुना बिल्कुल इतना होना चाहिए कि आपकी उंगली जो है वो बर्दाश्त कर सके, आपके हाथ गर्म पानी को बर्दाश्त कर सकें। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो आटा था हमारा, मैदा था, इसको हमने गूँध दिया है, और इसको अब हम 1 से 2 घंटा छोड़ देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये ख़मीर हो जाए। अब हमने जितनी भी छोटी या बड़ी टॉर्टिला रैप्स बनानी है, उतने हम पेड़ा लेंगे और इसको अच्छे से बेल देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाई है कि एक रोटी के साइज़ का ये होना चाहिए। तवा मेरा काफ़ी बड़ा है तो उसमें आपको बहुत छोटी सी नज़र आ रही होगी। जैसे ही आप देखें कि बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, तो समझें कि ये रोटी काफ़ी हद तक तैयार है, इसको आप पलट दें। तो मेरा जो तवा है ना वो बहुत ज़्यादा भारी था, तो पूरी तरह गर्म नहीं हो पाया था। तो जब आप टॉर्टिला रैप बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। इतना तवा तेज़ होना चाहिए कि रोटी जल्दी से अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये टॉर्टिला रैप तैयार हो गया है। थोड़ा सा आप इसको गुदगुदा ही रखें, बहुत सॉफ्ट और बहुत गुदगुदी सी ये बनती है, बहुत ही मज़े की। तो जैसे ही आपकी ये रोटी तैयार हो जाए, आप इसको फ़ौरन किसी कॉटन के कपड़े में पैक कर दें। जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद आपने इसको किसी भी ज़िपलॉक बैग में डाल करके इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल करके डिफरेंट टाइप की रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई थी 2 साल पहले, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैंने जो रेसिपी बनाई है दही बड़ों की रेसिपी है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही शेयर करी थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर आपका ध्यान कर दूँ और आप भी इसको फ्रीज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल के बनाने बताए थे दही बड़े, लेकिन आप मूंग की दाल के भी बना सकते हैं। मूंग की दाल की पकौड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। तो आप चाहे मूंग की दाल लें, चाहे मूंग और उड़द की दाल के मिक्स पकौड़े बनाएं। दोनों, हर जो भी आप बना रहे हैं उसमें सेम प्रोसेस होगा, बस आपने उसे धोकर भिगो देना है। अब यहाँ पर चटनी बना रही हूँ मैं, इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। धनिया पुदीना लिया है, इसे धो करके हमने इसमें डाल दिया है। हरी मिर्च डाली है, अदरक डाला है, ज़ीरा डाला है, चीनी और नमक डालकर नींबू निचोड़ दिया। ठंडा पानी हम इसमें डालेंगे, या फिर आप आइस क्यूब्स ले सकते हैं, उससे ना चटनी का कलर बड़ा अच्छा रहता है। ये देखिए इतनी अच्छी सी चटनी पिस गई। इसको आप आइस ट्रे में डाल करके क्यूब्स बनाकर पैक करके रख सकते हैं, बहुत अच्छी चलेगी और बहुत बढ़िया रहेगी। अब यहाँ पर दाल हमने भिगो कर रखी थी, इसको हमने पीस ली है। मूंग की दाल के पकौड़ियाँ भी आप सेम इसी तरह से बना करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जब अपनी जो चीज़ें फ्रीज़ करी थी तो उनकी क्लिप्स मैंने बार बार नहीं बनाई। तो यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब चाहे आप सिर्फ मूंग की दाल के बना रहे हैं, चाहे मूंग और उड़द बना रहे हैं, या आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, इस तरह से आपने उसको ज़रूर फेंटना है, जिससे कि इसमें एक एयर जो है ना वो आ जाए और ये बहुत फ्लफ़ी सा अच्छा सा बन जाए। टेस्ट करने के लिए हमने पानी भी डालना है। जब अच्छे से पानी पर ये दाल फ्लोट कर जाए तो समझें कि ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो है ना ऑयल गर्म करना है। ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत तेज़ गर्म हो कि जो बड़े हैं वो जाते ही के साथ जल जाएं, और ना ही इतना ठंडा हो कि ये फूल ही ना पाएँ, क्योंकि अगर ऑयल ठंडा होगा ना तो बड़े अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। तो बस हम धीरे धीरे इसे पलट लेंगे और
आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। मैंने आपको अभी बनाना भी बताया था। तो ये किस तरह से स्टोर करे जाते हैं, आप इसे कई महीने तक, 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत सिंपल है। मैं बहुत सालों से ये वाली जो ट्रिक है ना, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ गैदरिंग बहुत रहती है और इतनी जल्दी बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाते, और बच्चे छोटे थे तो मैं ये वाली ट्रिक्स ज़रूर करती थी। तो ये तो ताज़े ताज़े मैं बना रही हूँ। अब हाँ, साथ ही आप जो रमज़ान आ रहा है उसके लिए ये भी आप देख लें कि आपने ना इस तरह से बड़ों का मसाला भी बना के रख देना है। तो इसमें मैंने ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च और साबुत मिर्च डाली थी, और यहीं पर इसी वक्त मैंने अपने लिए ये बड़ों का मसाला बना के रख लिया था। क्योंकि मैं साइड बाय साइड काम कर रही थी, इसलिए मैंने पहले से ही ये चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। तो ये समझे कि मेरी भी चीज़ें तैयार हो रही थी और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह हमने इसको फ्रीज़ करना है। तो जो हमने बनाने थे ना, वो हमने पानी में फ़ौरन भिगो दिए थे, और जिनको हमने फ्रीज़र में स्टोर करना था उनको हमने पानी में बिल्कुल नहीं भिगोना है, क्योंकि अगर आप पानी में भिगो देंगे ना तो वो बड़े बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, उनमें जो है ना फंगस लग जाएगी। तो आपने बिल्कुल ऑयल से निकाल करके उन्हें ठंडा करना है और रख देना है फ्रीज़र में स्टोर करके। और जब आपने निकालना है, बनाना है, तो उन्हें उबलते हुए पानी में डालना है। अब मसाला भी मैंने आपको बनाना बता दिया इस क्लिप में, बड़ों को कैसे फ्रीज़र में स्टोर करना है वो भी बता दिया, और चटनी भी मैंने आपको बता दी। साथ ही मैं इमली की चटनी भी पहले ही मैंने बना के रख दी थी, और मैंने क्लिप इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि भाई मैंने पहले भी आपको बनानी बताई हुई है, और वैसे मैं कई तरह से बनाती हूँ और इतना टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं उसकी क्लिप बना सकूँ, तो मैंने फिर नहीं बनाई। तो यहाँ पे इस तरह से आपने दही में चीनी नमक डाल करके इस तरह ऊपर डालना है, और फिर लाल मिर्च, वो लाल चटनी और हरी चटनी डालनी है इस पर, और चाहे तो आप अनार के दाने वगैरह डाल दें। और यहाँ पे हमने जो अभी बड़ों का मसाला डाला है वो भी हम इस पर डाल देंगे। अच्छा, जो दही बड़ों का मसाला है, आप उसको दही फुल्कियों में भी यूज़ कर सकते हैं और दही बड़ों में भी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी भी मेरी इसी तरह की होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।